आज की तारीख में ब्राह्मण होना कई पब्लिक स्पेसिस में ऐसा बना दिया गया है जैसे आपको पैदा होते ही किसी हिस्टोरिकल अपराध का सर्टिफिकेट मिल गया हो। आपके सरनेम से आपकी पॉलिटिक्स तय कर दी जाएगी, आपकी कास्ट से ही आपका पूरा का पूरा कैरेक्टर पढ़ लिया जाएगा। और अगर आपके खिलाफ खुलेआम ब्राह्मण्स लीव, ब्राह्मण्स भारत छोड़ो या फिर स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की जैसी भाषा का इस्तेमाल हो तो उसको आज की तारीख में हेट्रेड नहीं बल्कि एक्टिविज्म की वोकैबुलरी बताकर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। सवाल यह है कि किसी भी दूसरे समुदाय के नाम के साथ ऐसी लैंग्वेज लिखी जाए तो क्या हम उसे इतनी आसानी से इंटेलेक्चुअल स्लोगन कह करके साइड से निकल जाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर ब्राह्मणों के मामले में ये एग्जेम्पशन कहां से आ गई? नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा, 12 बज गया है ना, जा रहा हूँ नीची जाति के बस्ती में, वहाँ 4-5 लोग को पकड़ के पीटूंगा, यही हमारा काम है ना। हम तो ब्राह्मण है, मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है। Whenever in the last time when I used to come for admissions, then it was written there सबसे बड़ा आतंकवादी, ब्राह्मणवादी and other caste slogan also. And this time they have crossed all the limits and call for a clarion call for the ethnic genocide of some of the communities here. तो ब्राह्मणवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने लेट्स से सैकड़ों हजारों साल पहले कुछ एक सिस्टम बना दिए ऑफ द ब्राह्मण्स फॉर द ब्राह्मण्स बाय द ब्राह्मण्स। और इसी एंगर को लेकर मैं हिस्ट्री के पीछे जाना चाहता हूं क्योंकि जिस कम्युनिटी को आज इतनी आसानी से कलेक्टिव विलन बनाकर पेश किया जा रहा है उसी कम्युनिटी के लोगों के बारे में ब्रिटिश एम्पायर की अपनी फाइल्स कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। ये कहानी किसी व्हाट्सएप के फॉरवर्ड की नहीं है, ना ये कहानी किसी कॉमरेड की लिखी हुई किताब से आई है, किसी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुकलेट की भी नहीं है। ये उन लोगों की फाइल्स है जो इस देश के ऊपर शासन कर रहे थे और जिन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी बात में था कि उनके रूल के लिए खतरा कौन पैदा कर रहा है। और इन रिकॉर्ड्स में ना ब्राह्मण्स को बार बार प्रिविलेज्ड कोलैबोरेशंस की तरह नहीं बल्कि ट्रबलसम सोल्जर्स, हॉस्टाइल इंटेलेक्चुअल्स, सेडिशियस जर्नलिस्ट्स और रिवोल्यूशनरी कॉन्स्पायरेटर्स की तरह दिखाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजों की उन फाइल्स के बारे में। 1857 में लंदन की पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश लॉ मेकर्स इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि बंगाल आर्मी में ब्राह्मण और राजपूतों की इतनी बड़ी कंसंट्रेशन आखिरकार उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई है। उसी बंगाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मंगल पांडे भी निकलता है, उसी से रिवोल्ट फैलता है। तात्या टोपे ब्रिटिश आर्मीज को महीनों नहीं बल्कि लगभग 1 साल तक गुरिल्ला वॉरफेयर में उलझा कर रखते हैं और अंत में फांसी पर भी चढ़ जाते हैं। कुछ दशक के बाद में महाराष्ट्र में वही बेचैनी वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर, बंधु तिलक, सावरकर और अभिनव भारत की रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है। फिर आता है 1918। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी सेडिशन कमेटी वेस्टर्न इंडिया की फाइल्स खोलकर लिखती है ऑल द कॉन्स्पायरेटर्स वर ब्राह्मण्स एंड मोस्टली चित्पावन। ये सेंटेंस किसी प्राउड ब्राह्मण ने अपने लिए नहीं लिखा है मेरे भाई, ये उस एम्पायर ने लिखा है जिसके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी। इसी दौरान एक और नाम आता है और वो था मूल शंकर तिवारी का, जिनको बाद में लोग दयानंद सरस्वती या फिर कहें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते थे। ये भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में पहली बार 1856 में स्वदेश राज या स्वदेशी राज्य ही सर्वोत्तम होता है और स्वराज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इन्हीं के बनाए हुए आर्य समाज से बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले, जिसमें भगत सिंह का पूरा पूरा परिवार, लाला लाजपत राय से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और सावरकर से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग उसी एक ब्राह्मण से प्रभावित थे। अगर इनके नंबर्स देखें तो बात और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। नासिक कॉन्स्पिरेसी में 38 अक्यूज्ड थे और ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक उनमें 37 जो थे ना वो ब्राह्मण थे, मोस्ट ऑफ चित्पावन ब्राह्मण। जैक्सन असैसिनेशन के मामले में जिन 7 लोगों को जस्टिस के सामने लाया गया था, रिपोर्ट उन्हें 7 को चित्पावन ब्राह्मण बताती है और उनमें 3 को एग्जीक्यूट किया गया था। इसीलिए जब आज की तारीख में कोई कैजुअली ही ब्राह्मण आइडेंटिटी को कायर, एक्सप्लॉयटेशन या फिर इनहेरिटेड गिल्ट के साथ में जोड़ता है ना, तो प्रॉब्लम केवल इंसल्ट की नहीं, प्रॉब्लम
हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी की भी बन जाती है। आप उस कम्युनिटी को कलेक्टिव अक्यूज्ड बना रहे हैं जिसके लोग ब्रिटिश सेडिशन फाइल, प्रिजन रिकॉर्ड और यहां तक कि मृत्यु दंड के इतिहास में भी जिनकी बहुत बड़ी संख्या मौजूद है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को उनकी कास्ट कंपोजिशन तक अलग से नोट करनी पड़ी थी। फिर बिस्मिल को देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल केवल काकोरी का एक नाम नहीं थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे और ब्रिटिशर्स ने उनको गोरखपुर जेल में फांसी दी थी। राजगुरु 23 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाए थे और भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अमर हुतात्मा वनचिंतन ने ब्रिटिश कलेक्टर एशे को गोली मारने के बाद में कैप्चर होने के बजाय स्वयं ही अपनी जान ले ली थी। उनकी एक शपथ थी कि उनको कोई भी अंग्रेज हाथ ना लगा पाए। तिलक के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए थे, उनको भी मांडले जेल भेजा गया था और ब्रिटिश कमेंटेटर वैलेंटाइन चिरोल ने उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तक कहा था। अगर किसी कम्युनिटी के लोगों को कॉलोनियल स्टेट गोली मार रहा है, उनको फांसी दे रहा है, उनको काला पानी भेज रहा है, सेडिशन में प्रोसिक्यूट कर रहा है और अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उन्हें ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट के रूप में रिकॉर्ड कर रहा है, तो कम से कम उस कम्युनिटी के डिसेंडेंट्स को आज ये लेक्चर तो मत दीजिए कि पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति पर उनका कोई हिस्टोरिकल क्लेम ही नहीं है। और यही बात मुझे आज की भाषा के ऊपर भी गुस्सा दिलाती है। ब्राह्मणिकल शब्द एकेडमिक डिस्कशन में किसी भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब वही वोकैबुलरी में धीरे धीरे लिविंग पीपल्स तक पहुंच जाती है, जब वही थ्योरी यूनिवर्सिटी वॉल्स पर ब्राह्मिन्स लीव द कैंपस लिखा जाता है, जब सरनेम देख करके कलेक्टिवली गिल्ट असाइन होने लग जाता है और जब हेट्रेड को आइडियोलॉजी का रेस्पेक्टेबल नाम देकर सैनिटाइज करना शुरू किया जाता है, तब लाइन क्रॉस हो चुकी होती है। किसी आइडियोलॉजी की क्रिटिसिज्म और किसी बर्थ कम्युनिटी की ह्यूमिलेशन एक चीज नहीं है और दोनों के बीच में फर्क जानबूझ करके मिटाना इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन नहीं, बल्कि प्रीजुडिस को रिस्पेक्टेबल पैकेजिंग देना है। सबसे बड़ी आयरनी अंबेडकर की हिस्ट्री में दिखाई देती है। अंबेडकर के ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर के उसको देख भी सकते हैं और मैं यहां पर भी उसको टैग कर दूंगा। ये वही अंबेडकर है जिसके नाम का इस्तेमाल आज की तारीख में अक्सर ब्राह्मणों के खिलाफ एक ब्लैंकेट होस्टाइल जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। वही अंबेडकर महान मोमेंट के समय उस डिमांड को रिजेक्ट करते हैं जिसमें उनसे कहा गया था कि ब्राह्मण्स को मोमेंट से बाहर रखा जाए। उनके साथ में G.N. सहस्त्रबुद्धे और चित्तपावन ब्राह्मण खड़े थे। उस टाइम पर भी मनुस्मृति के खिलाफ एक्शन में शामिल थे और एंटी अनटचेबिलिटी मोबिलाइजेशन का हिस्सा रहे थे। अंबेडकर कास्ट हेरार्की से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट देख करके अलाई और एनिमी तय करने की पॉलिसीज स्वीकार नहीं की थी, जो आज उनके चेले कर रहे हैं। आज अगर अंबेडकर के नाम पर कोई भी हर एक ब्राह्मण को इनहेरिटेड ओप्रेसर घोषित करता है, तो वो अंबेडकर को फॉलो कम और अपनी हेट्रेड को अंबेडकर के नाम पर जो उसकी राजनीति चल रही है उसको ज्यादा फॉलो कर रहा है। इसलिए मुझे इस हिस्ट्री को नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं उठाना है, मुझे इसे इसलिए उठाना है क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को कलेक्टिव शेम में धकेलने से पहले इस देश को अपनी मेमोरी ठीक करनी पड़ेगी। ब्राह्मण इस देश के फ्रीडम स्ट्रगल में स्पेक्टेटर्स नहीं थे, वे रिबेल सोल्जर्स थे, अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरीज थे, सेडिशन प्रिजनर्स थे, राइटर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे और वही बाद में अमर हुतात्मा भी बने। ब्रिटिश एम्पायर ने उनमें से कई को अपने शासन के लिए इतना सीरियस थ्रेट माना था कि पार्लियामेंट से लेकर के इंटेलिजेंस कमेटी तक उनके बारे में अलग से डिस्कशन होते थे। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में किसी बच्चे को उसके सरनेम के कारण से गिल्टी पैदा नहीं किया जा सकता। किसी युवक को उसके जनेऊ, उसके सरनेम, उसके द्वारा सर पर रखी गई शिखा, उसकी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से हिस्टोरिकल अपराधों का हिस्सेदार नहीं बनाया जा सकता। और किसी कास्ट के खिलाफ हेट्रेड केवल इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं की जा सकती क्योंकि उसके आगे एक फैशनेबल आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव लगा दिया गया है। अगर डिग्निटी यूनिवर्सल वैल्यूज है
तो ब्राह्मण की डिग्निटी भी उसी डेफिनेशन में आएगी। और अगर हेट्रेड गलत है तो उसका विक्टिम देखकर उसकी डेफिनेशन नहीं बदलेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो आप इस QR कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।